नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण लेके आ चुका हूँ। देखिए, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो मगध साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य में हम 7 राजवंशों को यहाँ पे पढ़ने वाले थे, जहाँ पर हमने तीन राजवंशों को इससे पहले पढ़ लिया था। हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, 3 राजवंशों को इससे पहले हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने मेरी पिछले वाली कल वाली वीडियो नहीं देखी है मगध का उत्कर्ष, तो उसको आप जरूर एक बार देखें। और इसी बीच मौर्य वंश से पहले और नंद वंश के बीच में भारत पर क्या होता है, कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री मेरे चैनल पे मिलने वाली है। चाहे आपके टीजीटी कमीशन के लिए कोई दूसरे भी सब्जेक्ट है, हर दिन मेरी वीडियो आ रही है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पिछली प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोज़ को हर एक वीडियो देख सकते हैं। तो अगर बात करें मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण की, तो सबसे पहले भारत की पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। तो पूर्वी क्षेत्र में जो मगध था वो एक शक्तिशाली महाजनपद था। अच्छा, इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। जो भारत का पूर्व वाला हिस्सा था वहाँ पर मगध जो महाजनपद था वो एक शक्तिशाली महाजनपद, और जितने भी पूरब के छोटे मोटे राजा थे उनको उसने हरा कर जो है वो वहाँ पर अपनी एक पकड़ बना ली थी। अगर बात करें, किंतु भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उसमें छोटे छोटे राजाओं का शासन था और वो कमजोर शासक थे, जिस कारण, याद रखना, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो भारत पर जितने भी आक्रमण हुए कभी भी पूर्वी साइड से नहीं, कहाँ से हुए, पश्चिमी साइड से। क्योंकि जो आपका पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पर तो मगध महाजनपद था और वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, तो कभी भी पूर्वी साइड से आक्रमण नहीं हुए थे। तो आक्रमण जो सबसे पहले हुए थे वो कहाँ से हुए थे, मगध महाजनपद के समय। तो ये हुआ थे आपके पश्चिमी तरफ से। तो 2 आक्रमण भारत में हुए थे, एक हुआ था ईरानी आक्रमण, दूसरा हुआ था यूनानी आक्रमण। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में 15,000, 10,000, 5,000 फीस नहीं दे सकते, मेरे पास है मात्र आपके लिए 499 रुपीज़ फीस। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट इसमें रहने वाला है, एवरी सब्जेक्ट हम बहुत डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 78,761,45,409, मतलब कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है 409 है भैया। एक बार फिर से नोट करता हूँ, रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि आप कहीं भी और कभी भी इन क्लासेस को रिकॉर्डेड तो देख सकते हैं। लाइव क्लासेस का आपको टाइम फिक्स शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इतने टाइम से इतने टाइम लाइव क्लासेस होगी, तो आप हमारी क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। अच्छा, मैंने बोला भारत पे 2 आक्रमण हुए थे, तो सबसे पहले बात करते हैं ईरानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया। तो भारत पर जो प्रथम विदेशी ईरानी आक्रमण जो है वो ईरान के किस वंश के द्वारा किया गया, तो याद रखना हकमनी वंश। ये हक है, क्या है, हकमनी, हकमनी। तो हकमनी वंश के द्वारा पहला ईरानी आक्रमण भारत में किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हकमनी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कमीशन का पेपर देने जा रहे हो और ऐसे क्वेश्चन अंदर जाके नहीं पूछेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था, और जब आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे तो वहाँ इससे भी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था, और साइरस द्वितीय जो है उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। लेकिन यह क्या रहा, जब इसने आक्रमण किया तो क्या हो गया, ये असफल हो गया। इस बात को आपने याद रखना है भैया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था, इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत में आक्रमण करने के बाद ये क्या हो गया, असफल रहा। अब क्या हुआ, भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता हकमनी वंश के या इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम द्वारा, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, इसको मिली। तो पहला ईरानी आक्रमण भारत में किसने किया, तो बोलेंगे भैया हकमनी वंश ने किया। हकमनी वंश के किस राजा, साइरस द्वितीय ने किया। साइरस द्वितीय की हार हो गई, और हार होने के बाद फिर भारत पे पहले ईरानी जिन्होंने सफलता प्राप्त की तो उनका नाम था डेरियस प्रथम, जिनको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना कि डेरियस प्रथम कौन था, तो भैया पहला ईरानी था जिसने भारत पर क्या पाई थी, विजय पाई थी। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है।
जब डेरियस प्रथम ने भारत पर विजय पाई तो सर्वप्रथम उसने 516 ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो याद रखना, डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज जो था उसको हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ, तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। सबसे पहले तो मैंने बोला कि पहला ईरानी जिसने भारत पर विजय पाई थी तो वो डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत में विजय पाई थी और इसने गांधार और कंबोज को हराया था और गांधार और कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद इसने भारत का जो पश्चिम वाला भाग था उसको जीतने के बाद क्या किया, डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का एक प्रांत बनाया। प्रांत होता है कि उस टाइम में जिला या बोले तो एक राज्य टाइप होता था, ठीक है, ईरान का 20वां प्रांत। तो याद रखना, ईरान के किस शासक के द्वारा जो है वो गांधार और कंबोज को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया गया। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग को ईरान के किस शासक ने जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया, तो बोलेंगे भैया डेरियस प्रथम के द्वारा बनाया गया। कठिन जरूर है, छोटी सी वीडियो आज है और कठिन जरूर है, लेकिन मेरा हर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक मेरा कंसेप्ट को सीख नहीं पाए हो तो ध्यान से सुन लो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, तब जाके बात बनने वाली है। इसीलिए एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनिए। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, मैं नहीं बोलता कि सारी चीज़ें यहीं से आने वाली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र से जो आपका डेरियस प्रथम था इसको 360 टैलेंट सोना मिलता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने कुल राजस्व का 1/3 था, मतलब कि 33% था। बोल क्या रहा है कि जो ये क्षेत्र इसने जीता था यहाँ से इसको 300, उस टाइम टैलेंट सोना में होता था, टैलेंट सोना इसको भेंट में मिला था। तो कितना सोना मिला था, तो 360 टैलेंट सोना मिला था भैया। और जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय थे। तो जो हकमनी वंश था जिसने भारत पे ईरानी जो आक्रमण किया था, पहला ईरानी आक्रमण किया था, इसी वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था, अंतिम शासक जो थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, पहली बार आक्रमण किसने किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको दूसरा नाम बताया, किस पहला आक्रमण किया साइरस द्वितीय ने, विजय पाई डेरियस प्रथम ने। अब अंतिम शासक था डेरियस तृतीय। देखिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर दिन एक ऐसा चैनल जो कि आपको हर दिन यहाँ पे क्वालिटी और कंटेंट वाली शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो भैया यूथ अध्ययन का नाम भी उसमें से एक होने वाला है। तो मैं आपको वादा करूंगा, बस भगवान महादेव का आशीर्वाद रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर, इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, हर हर महादेव जरूर लिखे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे नाइस सर चाहिए, ना मुझे थैंक यू सर चाहिए, मुझे बस हर हर महादेव चाहिए। मेरे लिए वही थैंक यू है, मेरा वही इनाम है। डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और अकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। अब भैया डेरियस तृतीय अंतिम शासक था और इसको किसने हराया, सिकंदर ने हराया। सिकंदर कौन था, तो सिकंदर एक यूनानी था और इस यूनानी ने किसको हराया, अकमनी वंश के अंतिम राजा डेरियस तृतीय को हराया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से सही कथन बताइए, और पहला ही कथन होगा कि यूनानी वंश की नींव डालने वाले सिकंदर ने भारत के अकमनी वंश के अंतिम राजा डेरियस तृतीय को हराया। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो हकमनी वंश के अंतिम राजा डेरियस तृतीय थे, जिसको किसने हराया था, सिकंदर ने हराया था। अब इसके बाद आता है आपका यूनानी आक्रमण। अब यूनानी आक्रमण हुआ। अब अगर यूनानी आक्रमण की बात करें तो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर। अब सिकंदर कौन था, तो अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर यूनान के राजा फिलिप जो थे उनका क्या था, बेटा था, उनका पुत्र था। भैया इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिकंदर था कौन, तो ये सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो सिकंदर जो है वो यूनान के राजा का बेटा था और यूनान के राजा का नाम था फिलिप। अब भैया यूनान के राजा फिलिप थे और फिलिप का बेटा था सिकंदर, ये तो आप बिल्कुल समझ गए। सिकंदर का जो मूल नाम था वो था अलेक्जेंडर। सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर था, इस बात को आपने याद रखना है। और इसका जन्म मैसिडोनिया में
356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ है। तो सिकंदर को मैसिडोनिया का शासक भी कहा जाता है, यूनान का शासक भी कहा जाता है, और सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर भी था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। सिकंदर के पिता का नाम बोलेंगे तो गुरुजी फिलिप इनके पिता का नाम था, ये भी गुरुजी समझ गए। अच्छा, ये मैसिडोनिया में इनका जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये समय पीछे पीछे क्यों चल रहा है। अरे ईसा पूर्व में स्टूडेंट समय क्या चलता है, हमेशा पीछे चलता है। अगर बात करें इनके पिता की, तो सिकंदर के पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। अब 356 में क्या हो गया, इसके पिता की क्या होगी भैया, मृत्यु हो गई। और 20 इसके पिता की मृत्यु इसके जन्म के 20 वर्ष बाद होगी, और 20 वर्ष के बाद ही जो है ये कहाँ पर बैठ गया, राजगद्दी पे। मतलब कि 356 में जन्म हुआ, और उसके बाद मतलब 336 के आसपास ये राजगद्दी पर बैठा मैसिडोनिया की। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिकंदर थे इसके गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने 3 शादियां की थी, लेकिन ये 3 शादियां और इसकी 3 बीवियां परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। परीक्षाओं में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इसकी प्रिय पत्नी का नाम क्या था। तो इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था, रोक्साना बेगम या रोक्साना था। तो याद रखना सिकंदर की प्रिय पत्नी का नाम क्या था। तो प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था, और इसके घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। इसके घोड़े का नाम बुसेफेल्स था, और इसकी पत्नी का नाम रोक्साना था। इस बात को आपने याद रखना है। ये दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्नी का नाम रोक्साना और घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात भी आप बिल्कुल याद रखें कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम भी आपको पता चल गया, अरस्तु था। पत्नी जो इसकी थी, वैसे 3 पत्नियाँ थी, लेकिन जो प्रिय पत्नी थी वो रोक्साना थी। और इसके जो प्रिय घोड़ा था, घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में इतने ही देखो ये टॉपिक आपको आसान लग रहे हैं। जब ऐसे ऐसे आपको 100 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ना, तब कठिन लगेंगे। जब 100 टॉपिकों की जानकारी माइंड में एकत्रित रखनी पड़ेगी। इसीलिए स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, है ना। मैं बोलता रहता हूँ क्लास में अपने बैच में भी कि स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। हर दिन जो है आपके जो है वो छोटे छोटे कदम होने चाहिए। अगर आप बड़ा कदम रखने की कोशिश करोगे, एक ही दिन में 5 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे जो आप पढ़ना चाहते हो। इसके बाद अगर बात करें, सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया, तो सबसे पहले उसने तक्षशिला के राजा आम्बिक या सिकंदर की अधिकता स्वीकार कर ली। तो जो उसने तक्षशिला के राजा आम्बिक पर आक्रमण किया, और आम्बिक ने क्या किया भाई, उसने सबसे पहले तक्षशिला पे आक्रमण किया सिकंदर ने, जब पश्चिम उत्तर से उसने आक्रमण कर रहा था। और पश्चिम उत्तर से आक्रमण करते हुए उसने तक्षशिला के जो राजा होते थे आम्बिक, उसको हराया। और आम्बिक ने उसको हराने से पहले हरा क्या, उसने आक्रमण ही नहीं किया। उसने आम्बिक ने जो है सिकंदर की अधिकता पहले ही स्वीकार कर ली, और ये बोला भैया मैं आपकी आगे मदद करूंगा, बस मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे हराओ मत। तो उसके बाद सिकंदर ने पंजाब और झेलम तथा चिनाब नदी के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा, जो उस समय जो झेलम और चिनाब नदी के बीच जो मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा होते थे, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में, सर ये भी बता दीजिए। अगर चीज़ें डिटेल से बताई जाए तो चीज़ें और अच्छे से समझ आती है, लेकिन अगर शॉर्टकट बताई जाए तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। अब क्या हुआ, जब सिकंदर ने पंजाब का जो झेलम और चिनाब नदी का बीच का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था, वहाँ पर आक्रमण किया। और वहाँ के राजा कौन थे, पोरस। ये तो आपने जरूर नाम सुना ही होगा। पोरस पर इसने आक्रमण किया। तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध जो हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि जो सिकंदर ने जब पंजाब या झेलम या चिनाब नदी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा पोरस पर आक्रमण किया, तो इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध, वित्सता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये बातें सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं, इसीलिए आप इन बातों को बेहतरीन तरीके से सुनिए। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जब राजा पोरस के और इसके बीच युद्ध हुआ था, देखिए पोरस की इस युद्ध में हार होती है, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर के हारने के बाद भी राजा पोरस ने हारने के बाद भी सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। इसने बहुत ज़्यादा फाइट लड़ी, जिसके कारण सिकंदर ने खुश
पोरस की एक बहादुरी देखी और उसकी बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। और पोरस उसकी सिकंदर पोरस की जो बहादुरी थी उसको देखकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने सोचा यार बड़ा शक्तिशाली राजा है और उसका राज्य उसने कि भाई तू अपना राज्य जो है पंजाब वाला क्षेत्र वापस ले ले, बस तू मेरी मदद करेगा। कहाँ पे मदद करेगा? जब मुझे यहाँ से पार जाना होगा, ब्यास नदी को पार करना होगा। लेकिन सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय मगध पे आक्रमण था, जो शासन हो गया था वो गया था आपका मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य थे भैया दिमाग से बहुत तेज। चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य साहब को तंत्र मंत्र विद्या सब कुछ आती थी। तो चाणक्य साहब ने जो है वो विषैला, जो उनको पता था कि कौन सी विषैली दवाई है, तो सिकंदर के सैनिकों में जो है उसने ये जो है इनके खाने में जो एक दवाई मिलवा दी। और ऐसा बोला गया, सैनिकों में अफवाह फैला दी कि भारत में तंत्र मंत्र विद्या होती है, जिसके कारण जो है आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए सिकंदर की सेना ने एक तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। अब भैया क्या हुआ कि सिकंदर ने अपनी सेना को ब्यास नदी को पार करने के लिए कहा, लेकिन उसकी नदी, क्योंकि जब उसके नदी जो है उसके सैनिक नदी पार कर रहे थे, तो ब्यास नदी का भाव इतना ज़्यादा था कि उसके आधे से ज़्यादा सैनिक जो है इस नदी में मर गए। तो उसके बाद जो है वो सिकंदर की जब सेना आर नहीं आई, तो क्या हुआ, सिकंदर जो है वो वापस लौट गया। लेकिन सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो इसके बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और इसका जल सेनापति निर्याकस था। दोनों सेनापति आपको याद रखने हैं। अगर तो पूछा जाएगा थल सेनापति, तो थल सेनापति था इसका सेल्यूकस निकेटर, और अगर पूछा जाएगा जल सेनापति तो वो था निर्याकस। दोनों बातें याद रखनी है। थल सेनापति पूछेंगे तो सेल्यूकस निकेटर लगाएगा, और जल सेनापति पूछेंगे तो क्या लगाएगा, निर्याकस लगाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है भैया। चीज़ों को समझोगे तो बात बनेगी, नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर भारत में 19 महीने 326 से 323 ईसा पूर्व 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा, और वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो यूनानी शासक सिकंदर, जिसने भारत पे पहला आक्रमण किया था, पहला यूनानी आक्रमण किया था, और हकमनी वंश जो कि ईरान का एक वंश था उसको हराया था, इसकी मृत्यु जो है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, जब ये वापस जा रहा था, घर लौट रहा था यूनान के लिए, तो इसकी मृत्यु रास्ते में ही होगी। और ये भी आपको याद रखना है। तो सिकंदर की मृत्यु याद रखनी है। भारत में कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक। इसके थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, और जल सेनापति का जो नाम था वो क्या था, निर्याकस। हाँ, अब बात करें सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे। अब भारत में ये यूनानी आए तो सिकंदर की जो सफलता थी उसके कारण क्या थे, तो इसके कारण जरूर जानते हैं। तो भारत में किसी एक सत्ता का केंद्रीकरण का अभाव था, और सिकंदर की सफलता एक प्रमुख कारण था। देखिए, भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव था, मतलब कि एक सत्ता भारत में नहीं टिक पाती थी, लेकिन सिकंदर की सफलता का यह एक क्या था, प्रमुख कारण था। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, और उसकी मतलब कि भारत पे क्या हो रहा था, मतलब एक सत्ता, एक राजा शासन नहीं कर पाता था। अब एक राजा भैया शासन नहीं कर पाता था तो क्या होता था, जब एक राजा शासन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जो है सिकंदर ने इसका फ़ायदा उठाया, और इसकी सफलता का ये क्या हो गया, एक जो प्रमुख कारण हो गया। अगर बात करें सिकंदर की सेना भी शक्तिशाली थी। उसकी सेना ने तेज तरार घोड़े भी भरमार थे, इस कारण भी वो जीता। साथ ही आरंभिक जैसे देशद्रोही का सहयोग भी था। तो आरंभिक नहीं है, आम्बिक। मैंने आपको बताया कि आम्बिक ने घुटने टेके, तक्षशिला का राजा था। जब ये भारत आ रहा था सबसे पहले तक्षशिला पे आक्रमण किया। आम्बिक एक देशद्रोही बनकर आया और इसने पोरस को आगे हराया। अब देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना। ये भी आपको याद रखना है कि सिकंदर के जो आक्रमण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क जो है वो स्थापित हो गए। एक तो पहली बात ये हुई कि जो भारत और यूनान थे इनके बीच क्या हो गए, आपस में हम दोनों के, यूनान और भारतीयों के क्या हो गए, संबंध हो गए। और दूसरा, सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे उनमें पहली बार
उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे और फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। अब क्या हुआ भैया, यहाँ से आपको समझना है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो छोटे मोटे जो भारतीय राज्य थे उनमें आपस में क्या थे, वो संघर्ष रहते, आपस में झगड़ते रहते थे। लेकिन उनमें पहली बार अब एकता के लक्षण दिखे जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, तो ये भी प्रभाव पड़ा था। देखो, आपको लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे, कहानी सी ये बता रहे हैं कि प्रभाव पड़ा एकता का। ये क्वेश्चन कथन में पूछे जाते हैं। कथन का मतलब है कि अब 4 लाइनर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा कि 4 ऑप्शन और 1 लाइनर दिया जाएगा। अब कथन होगा, स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो भारत के राज्य, छोटे मोटे भारतीय राज्य संघर्षरत थे, वो आपस में उन्होंने पहली बार एकता के लक्षण दिखे। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो एकीकरण की प्रक्रिया भी इसके परिणाम, इसके एकीकरण के परिणाम के जो है वो फलस्वरूप देखने को मिले। अगर बात करें, प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। जो कि हमारा प्राचीन यूरोप है वो भारत के संपर्क में आया इसके आक्रमण से, ये भी फर्क पड़ा सिकंदर के आक्रमण से। और भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला शैली का ही परिणाम। तो भारत में जो भैया आप लोग देखते हो ना, गांधार शैली का जो विकास हुआ है वो कहाँ से आया, वो यूनानी कला से आया। ये आप सिक्के वगैरह देखते हो, ये कहाँ से आया, वो ये सारा का सारा यूनानी आक्रमण, यूनान से आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी हुआ, कुछ घाटा भी हुआ। तो भारत और यूनानियों के आपस में संबंध भी बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। और यूनानियों से मुद्रा निर्माण की जो कला है, आप जो मुद्रा आज की डेट में देख रहे हो ना, ये कला जो सीखी थी भारतीयों ने वो यूनानियों से ही सीखी थी। तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला किससे सीखी। तो यूनानियों ने जो मुद्रा निर्माण की कला सीखी थी वो किससे सीखी थी, यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने जो सीखी थी वो किसने सीखी थी, यूनानियों से सीखी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार जोरदार तरीके से। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।